अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका टीचर सैयद तकी शिराजी और ये एक सीरीज़ ऑफ लेसन्स आपके सामने पेश की जा रही है जिसमें हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर स्टूडियो के अंदर, आर सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। ये कुछ कंटेंट्स हैं हमारी सीरीज़ ऑफ लेसन्स की। फ़र्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको बताएंगे जो इसी लेक्चर में बताया जाएगा। फिर CID, RCBD, लेटेंट स्केल डिज़ाइन, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स, split plot design, incomplete block design, confounding and at last response surface methodology। ये तमाम के तमाम जो हमारे कंटेंट्स हैं ये आर स्टूडियो के अंदर इनको अप्लाई किया जाएगा। हमारा जो लेसन नंबर 1 है इसमें हम इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट, अ प्लान्ड इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स आर टू कन्फर्म और डिनाई द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मार्केट में एक न्यू मेडिसिन आई है तो हम बेसिकली न्यू मेडिसिन का ओल्ड मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस नई मेडिसिन से न्यू फैक्ट्स डिस्कवर हो और पिछली इन्वेस्टिगेशंस जो हैं मेडिसिन के बारे में, ओल्ड मेडिसिन के बारे में, उनको डिनाई किया जाए। सेकंड इज ट्रीटमेंट, इट इज़ प्रोसीजर हुज इफेक्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ टू बी मेजर्ड। बेसिकली ट्रीटमेंट एक ऐसे प्रोसीजर को बोलते हैं जिसका इफेक्ट मेजर किया जाता है। वो प्रोसीजर एक टीचिंग मेथड हो सकता है, वो प्रोसीजर एक इंसेक्टिसाइड हो सकती है, वो एक फर्टिलाइज़र हो सकती है, वो कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो सकता है जिसका इफेक्ट हमने मेजर करना है। फैक्टर, अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इज कॉल्ड फैक्टर। यहाँ पे ट्रीटमेंट और फैक्टर का जो डिफरेंस है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग ट्रीटमेंट और फैक्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। बेसिकली लेट अस सपोज हमारे पास 5 फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना है कुछ प्लॉट्स के ऊपर, तो हम इसको एक फैक्टर कहेंगे। 1 फैक्टर इज़ फर्टिलाइज़र। और इसके साथ ही हमारे पास 3 किस्म की इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जिनको साथ ही अप्लाई करना है, तो वो एक अनदर फैक्टर है। अब हमारे पास 2 फैक्टर हैं लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट्स कितनी हैं? 8, लेकिन फैक्टर हम 2 कहेंगे। सो इस टर्म को समझना ज़रूरी है। लेवल ऑफ फैक्टर टू द स्टेट्स ऑफ अ फैक्टर, दैट इज़ द ट्रीटमेंट विद इन द क्लास आर कॉल्ड लेवल्स ऑफ फैक्टर। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक फैक्टर है फर्टिलाइज़र, तो उसके लेवल्स बन सकते हैं फर्टिलाइज़र के 2 kg, 5 kg और 7 kg। ये उसी फर्टिलाइज़र के फर्दर क्लास है, फर्दर स्टेट्स हैं उसके, इसको लेवल्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इट इज़ पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच 1 ट्रायल ऑफ अ सिंगल ट्रीटमेंट इज़ अप्लाइड। लेट सपोज हम एक प्लॉट के ऊपर एक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो प्लॉट एक यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। एक स्टूडेंट जो है, टीचिंग मेथड अगर हमारा ट्रीटमेंट हमारी है तो एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। एक पेशेंट जिसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई की जा रही है वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ब्लॉक, अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड ब्लॉक। एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स के जब हम यूनिट्स को इकट्ठा कर लेते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और तीसरे नंबर पे लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल को हम ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ वीट ब्रीडर वांट्स टू कंपेयर द न्यू वैरायटी। एक न्यू वैरायटी ऑफ वीट उसके पास आई है, उसको उसने कंपेयर करना है ओल्ड या स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ। तो सिंपल वे अगर हम अपनाएं तो हमें सिर्फ 3 प्लाट्स चाहिए। एक कंट्रोल ग्रुप के लिए, लेट अस सपोज जिसके ऊपर कोई चीज़ नहीं अप्लाई की जाएगी, एक न्यू वैरायटी के लिए, एक ओल्ड वैरायटी के लिए। तो इस सेंस में होगा क्या, एट हार्वेस्ट ही कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन यील्ड अमंग 3 प्लॉट्स। जब हार्वेस्ट करेगा उस वक्त 3 प्लॉट्स के अंदर डिफरेंस तो सामने आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है इसमें से कितना वैरायटी की वजह से है और कितना नेचुरल वेरिएशंस की वजह से है। इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सो इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें अपनी ट्रीटमेंट को न्यू वैरायटी को भी और ओल्ड वैरायटी को भी रेप्लिकेट करना चाहिए। एक ट्रीटमेंट को यानी न्यू वैरायटी को एक से ज़्यादा प्लॉट्स पे अप्लाई करना चाहिए। जब हम उस वैरायटी को एक से ज़्यादा प्लॉट्स पे अप्लाई करेंगे तब भी रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस आएगा। बेशक न्यू वैरायटी ही 5 प्लॉट्स पे अप्लाई की जा रही है लेकिन उसके बावजूद फिर भी रिस्पॉन्स में डिफरेंस आएगा और ये डिफरेंस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाता है, जो इस
स्लाइड पे हमने आपको बताया। और ये डिफरेंस ड्यू टू बायोलॉजिकल वेरिएशन हो सकता है, सॉइल वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन टेक्निक हो सकता है, और भी बहुत इसकी रीजंस हो सकती हैं। डेफिनेशन, पेट डेफिनेशन रेप्लिकेशन की ये है, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसके पर्पसेस क्या हैं? बेसिकली फर्स्ट नंबर पे ये हमें एस्टीमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर देता है, क्योंकि जब हम रेप्लिकेट करते हैं, एक ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा यूनिट्स पे अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली उनमें कुछ डिफरेंस आता है, और वही हमारा एस्टीमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, वो डिफरेंस। सेकेंड, इट इंक्रीजेज प्रिसीजन बाय रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड एरर। जब हम नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस बढ़ाते हैं, उस सेंस में प्रिसीजन इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस बढ़ाने से स्टैंडर्ड एरर कम होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर, एंड स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड एरर का आंसर कम हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड एरर का आंसर कम हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में प्रिसीजन इंक्रीज कर जाएगी। सो सेकंड हमारा पर्पज़ जो रेप्लिकेशन की बिहाइंड है कि रेप्लिकेशन बढ़ाने से प्रिसीजन इंक्रीज होती है। इट कैन ब्रोडन द बेस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंस बनाने के लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास बेस ब्रोडन हो जाती है। मीन्स कि रेप्लिकेशन करने से ज़्यादा यूनिट्स हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो मोर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से बेस ब्रोडन हो जाती है, इन्फ्रेंस की बेस ब्रोडन हो जाती है। रैंडमाइजेशन, सेकंड प्रिंसिपल। रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी ट्रीटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे रैंडमली अप्लाई करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं अप्लाई करते कि किसी एक ट्रीटमेंट को दूसरे पे फेवर मिल जाए। जब हम रैंडमाइजेशन कर लेते हैं, उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि बायस एलिमिनेट हो जाती है, फेवर किसी को नहीं मिलती। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से जो ऑब्जर्वेशंस जनरेट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। और हम जानते हैं कि टी टेस्ट हो, अनोवा हो या अनकोवा हो, उनके बिहाइंड बाकायदा एक असम्पशन है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो हमारा मसला, उस असम्पशन का मसला हमारा हल हो सकता है अगर हम ट्रीटमेंट रैंडमली अप्लाई करें, किसी को फेवर ना दें, तो हमारे ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली इंडिपेंडेंट जनरेट होंगे। रैंडमाइजेशन को समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। लेट अस सपोज हमारे पास 3 तरह की लैंड है, मोर फर्टाइल एरिया, मीडियम फर्टाइल एरिया, लेस फर्टाइल एरिया। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारी जो न्यू वैरायटी है वो सारी की सारी मोर फर्टाइल एरिया पे अप्लाई हो गई, और जो ओल्ड वैरायटी है वो लेस फर्टाइल एरिया पे अप्लाई हो गई। यहाँ पे हमने रैंडमाइजेशन नहीं की, तो इससे होगा क्या? इसका नुकसान ये होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो ड्यू टू फर्टिलिटी होगा, उसमें न्यू वैरायटी को फेवर मिल रही है। तो यहाँ पे रियल डिफरेंस लेने के लिए, ओल्ड वैरायटी और न्यू वैरायटी के दरमियान रियल डिफरेंस लेने के लिए हमें रैंडमाइजेशन करना पड़ेगी, ताकि किसी एक ट्रीटमेंट को दूसरी पे फेवर ना मिल सके। सो रैंडमाइजेशन का असल तरीका जो मैंने आपको समझाया, उसका फ़ायदा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे सामने मौजूद है कि मोर फर्टाइल एरिया में तीनों ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर दे, तो अब होगा क्या? जहाँ पे न्यू वैरायटी का रिस्पॉन्स मोर फर्टाइल एरिया से आ रहा है, वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स लेस फर्टाइल एरिया से भी आ रहा है और मीडियम फर्टाइल एरिया से भी आ रहा है। सो उसका इफेक्ट, उसका रिस्पॉन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसको फेवर नहीं मिलेगी। थर्ड इज़ ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग ये होती है, जैसे ऊपर हमने अभी इस स्लाइड में आपको बताया कि जब हेट्रोजेनाइटी आ जाए, जब हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में हेट्रोजेनाइटी आ जाए, सेम तरह का होमोजीनियस मटेरियल ना रहे, तो फिर हम सेम करेक्टरिस्टिक्स के यूनिट्स को इकट्ठा करके ब्लॉक बना लेते हैं। अदर करेक्टरिस्टिक्स जिनकी मिलती हैं यूनिट्स की, उनको मिला के एक और ब्लॉक बना लेते हैं। इस तरह ब्लॉकिंग कर लेने से विद इन ब्लॉक होमोजीनाइटी बरकरार रहती है। फिर हम एक ब्लॉक के अंदर तमाम ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर लेते हैं रैंडमली। रैंडमनेस वहाँ पे भी ज़रूरी है, जैसे कि ये आपके सामने है। लेट अस सपोज पिछले एग्जांपल की तरह मोर फर्टाइल एरिया हमारा ब्लॉक 1, मीडियम फर्टाइल एरिया ब्लॉक 2 एंड लेस फर्टाइल एरिया ब्लॉक 3। अब देखिए ब्लॉक 1 के अंदर तीनों ट्रीटमेंट्स अप्लाई हो गई, क्योंकि ब्लॉक 1 के अंदर होमोजीनियस यूनिट्स थे, मोर फर्टाइल एरिया वाले होमोजीनियस यूनिट्स थे। इसी तरह, और ये ट्रीटमेंट्स हमने यहाँ पे रैंडमली अप्लाई की, अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं की। यहाँ पे भी रैंडमनेस अप्लाई की जाएगी, रैंडमाइजेशन यहाँ पे भी अप्लाई की जाएगी। इसी तरह मीडियम फर्टाइल एरिया और लेस फर्टाइल एरिया। ब्लॉकिंग का फ़ायदा हमारे पास एक ये होता है, इट कैन इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इससे एक्सपेरिमेंट की प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज़ होती है।
क्यों इंक्रीज़ होती है कि एक्सपेरिमेंटल एरर से डिफरेंसेस अमंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जो ब्लॉक का इफेक्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जो फेवर मिल रही होती है किसी को वो रिमूव हो जाती है। एनालिसिस के रिजल्ट्स जो हैं वो फिर हमें प्रिसाइज मिलते हैं। ट्रीटमेंट्स आर कंपेयर्ड अंडर मोर नियरली इक्वल कंडीशंस, यानी एक ब्लॉक में चूँकि सेम होमोजीनियस यूनिट्स आते हैं, दूसरे में भी होमोजीनियस आते हैं, तीसरे में भी होमोजीनियस आ रहे हैं, तो इस सूरत में ये होगा कि ट्रीटमेंट्स इक्वल कंडीशंस पे, सेम कंडीशंस पे कंपेयर हो जाएंगी, किसी एक को दूसरे पे फेवर नहीं मिलेगी। इट कैन इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली हमें पॉइंट ये बता रहा है कि लेट सपोज एक ब्लॉक किसी और लोकेशन पे है, दूसरा किसी और पे, तीसरा मज़ीद किसी और पे, तो हमारे पास ज़्यादा जगहों की, ज़्यादा लोकेशंस की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। तो इंफॉर्मेशन जब इंक्रीज़ होती है उससे हमारे इन्फ्रेंस की बेस ब्रॉड होती है। हमारे सेकंड लेक्चर में हम कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन पढ़ेंगे, तो काइंडली सेकंड लेक्चर की तरफ ज़रूर जाइए, उसको पढ़िए। उस लेक्चर में हम RStudio के अंदर बाकायदा अप्लाई करके दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।